गरीब भाभी की 5 भूखी ननद। मंदिरा के परिवार में उसका एक बेटा, बहू और 5 बेटियां थीं। विकास का काम बहुत अच्छा चल रहा था, जिसकी वजह से घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। भैया रुक जाइए, बस हम सब भी तैयार हैं। आप जाते हुए हमें भी स्कूल छोड़ देना। अच्छा ठीक है, चलिए आओ। विकास और उसकी 5 बहनें अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर से चल दिए और विकास उन्हें स्कूल छोड़ता हुआ अपने ऑफिस की तरफ निकल गया। तो वहीं दूसरी तरफ बहू, आज मैंने घर में एक पूजा रखी है। तू जल्दी से अपने रोज के कामों से निपट कर पूजा की तैयारी कर ले। माँ, अचानक पूजा किस लिए? ये पूजा मैंने विकास की लंबी उम्र के लिए रखी है। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर का इकलौता चिराग हमेशा सलामत रहे और कभी भी उस पर कोई आंच ना आए। फिर क्या था, गौहर लग गई अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा की तैयारियों में। हे भगवान, ये पूजा मेरे पति की लंबी उम्र के लिए है, लेकिन मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। समझ नहीं आता कि ऐसे अजीब अजीब से ख्याल अचानक ही मुझे क्यों आ रहे हैं। हे भगवान, बस तू मेरे सुहाग की रक्षा करना। एक तरफ गौहर का दिल बैठा जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अरे इस गाड़ी के ब्रेक को अचानक क्या हुआ? ये तो लग ही नहीं रहा। विकास ने ब्रेक लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कार का ब्रेक अचानक ही फेल हो गया था, इसलिए वो नहीं लगी। सामने एक बड़ा सा पेड़ था, जिससे विकास की गाड़ी की टक्कर हो गई और उसकी वहीं मौत हो गई। कुछ इंसानों ने उसे पहचान लिया और वो विकास के शरीर को घर तक ले आए। मंदिरा जिस चिराग को जलाए रखने के लिए पूजा करवा रही थी, वो चिराग पूजा के पहले ही बुझ चुका था और अब पूरे घर में अंधेरा छा गया था। उठ जा मेरे बच्चे, एक बार अपने मुंह से मुझे माँ कह दे। मंदिरा और उसकी 5 बेटियों का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन गौहर इस सदमे की वजह से अपने होश में ही नहीं थी। आंखें खोलो भैया, देखो हम सभी आपको उठा रहे हैं। हम सब आपके बिना अधूरे हैं भैया, आंखें खोलो। सभी ने बहुत जगाया, लेकिन विकास तो अब गहरी नींद में सो चुका था और अब वो कभी भी उठने वाला नहीं था। इसी तरह से समय बीता और मंदिरा के घर में अब पैसे की किल्लत होने लगी। माँ, आज तो घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है। आज हम क्या खाएंगे? पता नहीं, तो ज्यादा चिंता मत कर। जो हमारे नसीब का होगा वो खुद चलता हुआ हम तक आएगा। सभी घर में बहुत ज्यादा परेशान थे। गौहर अपनी सास और भूखी नंदों के चेहरे नहीं देख पा रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। गौहर कुछ देर के लिए अपने कमरे में आ गई और अपने पति की तस्वीर के आगे सिर झुकाकर बैठ गई। आप क्यों चले गए? इस घर की हंसी खुशी रौनक बस आपसे ही जिंदा थी, लेकिन वो सब कुछ आप अपने साथ किसी दूसरी दुनिया में ही ले गए और यहाँ मुझे अकेला छोड़ दिया। क्यों? अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। आपकी भूखी माँ, आपकी भूखी बहनें और आपकी भूखी बीवी का पेट कैसे भरूं? बोलिए विकास जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। गौहर ये बातें रोते हुए बोल रही थी कि तभी उसके दिमाग में एक बात आई और वो सीधे अपनी सास के पास गई। माँ, मुझे आपसे कुछ पूछना था। माँ, मैं सोचती हूँ कि मुझे भी कोई काम कर लेना चाहिए। जरूरी तो नहीं कि घर का चिराग बस बेटा ही होता है। एक बेटी भी, एक बहू भी अपनी मेहनत से अपने घर में उजाला कर सकती है। बस आप मुझे इजाजत दे दीजिए। पर बेटा तू। मंदिरा की बात पूरी भी नहीं हुई थी, जो उसकी बेटी टीना अपनी माँ की बात काटती हुई बोल पड़ी। हाँ माँ, ये सही कह रही हैं। वैसे भी इन्हीं की वजह से हमारे भैया हमें छोड़कर गए हैं, तो अब यही हमारे घर की परेशानियों को दूर करेंगी। पर तू इससे बहस मत कर बहू। अगर तू कोई काम करना चाहती है तो कर। वैसे भी अब बिना काम किए बात नहीं बनेगी। अपनी सास की बात सुनकर गौहर काम की तलाश में निकल गई। उसने बहुत सी जगहों पर काम करने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वेल एजुकेटेड न होने की वजह से उसे हर जगह से निराशा हाथ लगी और उसे निराश होकर घर लौटना पड़ा और आखिर में वो एक मंदिर में जाकर रुकी। हे माता रानी, मुझे आज पढ़ाई लिखाई की अहमियत समझ आ रही है। इस दुनिया में बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं है। माँ बाप को अपनी बेटियों को इतना हुनर तो देना ही चाहिए कि अगर कभी उन्हें घर से बाहर निकलने की जरूरत पड़े तो वो सर उठाकर इज्जत से कमा कर खाएं। मैं समझ गई हूँ माता रानी, और मैंने आज ही ये फैसला किया है कि मैं अपनी नंदों को पढ़ाऊंगी, उन्हें कामयाबी की राह पर चलाऊंगी, ताकि कभी भी अगर उनके सामने ऐसी स्थिति आए तो उन्हें मेरी तरह मारा मारा ना फिरना पड़े। बस माता रानी, आप मुझे भी कोई राह दिखा दो जो मैं अपनी भूखी माँ और नंदों का पेट भर पाऊं। गौहर मंदिर में पूजा करके फिर से काम की तलाश में निकल गई। तभी उसे चलते चलते एक बड़ा घर दिखाई दिया जिसमें काम चल रहा था।
हो सकता है कि मुझे यहाँ पर कोई काम मिल जाए, जाकर कोशिश करती हूँ। गौहर ने जाकर ठेकेदार से बात की और उसने उसे वहीं ईंटों को उठाने के काम पर रख लिया। पूरा दिन गौहर ने बहुत मेहनत से काम किया और शाम को वो अपनी मेहनत के पैसे लेकर घर की तरफ निकल गई। इन पैसों से ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन आटा तो आ ही जाएगा। गौहर ने वहीं दुकान से आटा खरीदा और उसे लेकर अपने घर चली गई। बहू तू आ गई, कोई काम मिला कि नहीं? जी माँ, एक काम मिल गया है। क्या काम मिला है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप सभी कुछ खा लीजिए। गौहर ने अपने परिवार के लिए रोटी बनाई और नमक के साथ अपनी माँ और नंदों के आगे रख दी। खाते हुए मंदिरा बोली, बेटा तू हमारे लिए कितना कुछ कर रही है। ये तो कुछ भी नहीं है माँ, मैंने आज जिंदगी से एक बहुत बड़ा पाठ सीखा है और मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपनी 5 नंदों को पढ़ाऊंगी और इन्हें एक अच्छी और कामयाब इंसान भी बनाऊंगी। ये नामुमकिन है, हम पर अपने खाने को तो पैसे नहीं है, पढ़ाई के लिए कहाँ से आएंगे? जहाँ से भी आए, लेकिन मैं अपनी नंदों को ऐसे अनपढ़ नहीं छोड़ूंगी। गौहर ने अपने काम में बहुत मेहनत की और उसने अपनी नंदों का किसी तरह से एडमिशन करा दिया। गौहर मजदूरी के काम के पैसों से ही अपनी नंदों को पढ़ा लिखा रही थी। हे माता रानी, बस तुम मुझे ऐसे ही काम करने की हिम्मत देती रहना ताकि मैं अपनी नंदों को पढ़ा लिखा सकूं। इसी तरह से समय बीत गया और अब गौहर की नंदों की पढ़ाइयां भी पूरी हो चुकी थी। उसकी 2 नंद डॉक्टर थी तो बाकी की 3 लॉयर। शुक्रिया भाभी जी, आज आपकी मेहनत की हमें इस मुकाम तक लाई हैं। अगर आप ना होती तो हम अनपढ़ ही रह जाते। भैया के जाने के बाद मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा था, इस सब के लिए आप मुझे माफ कर देना। तुम माफी मत मांगो, तुम्हारे ही शब्दों ने मुझे दुनिया दिखाई है और अब तुम्हें कामयाब करके मैंने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पड़ाव पार कर लिया है। हाँ भाभी, हम जानते हैं कि किस तरह से आपने आधे पेट खा खाकर हमारी पढ़ाई जारी रखवाई थी, लेकिन अब आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम आपको जिंदगी के आराम दिखाएंगे। गौहर की मेहनत रंग ला चुकी थी क्योंकि अब उसकी 5 नंद कामयाबी के शिखर पर थीं। उन 5 ने अपनी पढ़ाई को काम में लिया और कुछ ही दिनों में अपने घर के हालातों को बदल दिया। आ जाओ मेरी बच्चियों, चलो सभी मिलकर खाना खाते हैं। सभी ने एक बार फिर से खुशी खुशी भरपेट खाना खाया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। अनुराधा अपने एक कमरे में ब्लू स्टॉप पर हवा भर रही थी, जिसके चलते वो अपने आप से कहती है, ये कहाँ आकर फंस गई हूँ, मैं कुछ समझ नहीं आता। इस घर में तो गरीबी का नामो निशान ही नहीं मिट रहा। जब से आई हूँ तभी से ब्लू स्टॉप में हवा पर हवा बढ़ती जा रही हूँ। तभी उसकी सास कहती है, अरे बहू, ये सब तो चलता ही रहता है। जिंदगी में इन छोटी मोटी चीजों के चलते अपना दिमाग क्यों खराब कर रही हो? अनुराधा ये सुनते ही रोने लगती है और रोते हुए अपनी सास से कहती है, सही कह रही हो माँ जी, जब से इस घर में आई हूँ ना, तो मुझे इस घर का सुख मिला है और ना ही अपने पति का। मेरा पति तो मेरा ही नहीं, कौन सी हवा में घूम रहा है और मुझे इस ब्लू स्टॉप में हवा भरने के अलावा और कुछ मिलता ही नहीं। मेरी जिंदगी तो नर्क से भी बदतर हो गई है माँ जी। अनुराधा अपनी किस्मत को लेकर रो ही रही थी कि तभी अचानक से उसके दरवाजे पर उसका पति आकर खड़ा हो जाता है। उसके साथ में 5 बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां खड़ी होती हैं। अरे लगता है आज आपके साथ कोई मेहमान आया है। अरे पागल हो गई है क्या? ये कोई मेहमान नहीं है बल्कि मेरी पत्नियां हैं। ये 5 मेरी पत्नी हैं, समझी? अगर ये मजाक है तो ये गंदा मजाक है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इन 5 को अभी के अभी इनके घर भेज दीजिए, नहीं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कलेश हो जाएगा। ये सुनते ही अनुराधा हैरानी से अपने पति को देखने लगती है और जोर से चिल्लाकर कहती है, अरे बेटा, ये सब क्या चल रहा है? वैसे ही हमारा एक कमरा है जिसमें हम सभी को एक साथ गुजारा करना पड़ता है और उसमें से भी तू इन 5 लड़कियों को लेकर आया है। ये तूने क्या किया बेटा? देखो माँ, हमारे बीच में आपको बोलने की जरूरत नहीं है। मैं इन 5 से बहुत प्यार करता हूँ। आप तो जानती ही हो, ये औरत मुझे इस घर में जीने ही नहीं देती। अब मेरी पसंद की 5 लड़कियां इस घर के अंदर रहेंगी, जिनके साथ मैं आराम से रहूंगा। एक तो मेरी जिंदगी ये ब्लू स्टाफ में हवा भरते भरते गुजर ही रही थी, ऊपर से तुमने मेरी जिंदगी में इतना बड़ा हवा का झोंका लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन्हें इस घर में रुकने दूंगी? इन्हें तो मैं अभी बताती हूँ। ऐसा कहने के बाद अनुराधा फौरन अपने पास पड़ा हुआ एक डंडा उठाती है और अपनी 5 सौतनों को मारने के लिए उनके ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन विपिन ऐसा करने से उसे रोक लेता है और कहता है, ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी 5 सौतन के ऊपर हाथ उठाओगी और मैं चूड़ी पहना खड़ा रहूंगा? अरे ये मेरी पत्नी है, मेरी आज से इसी घर में रहेंगी ये।
अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरी बात को मानना होगा, नहीं तो तुम इस घर से जा सकती हो। अपने पति के ऐसे कठोर शब्द सुनते ही अनुराधा रोने लगती है। तभी उसकी पांचों सौतन कहती हैं, ये सब चल क्या रहा है जी? मुझे तो बहुत थकान हो रही है, मुझे आराम करना है। ओहो, एक कमरे में हमारा गुजारा कैसे होगा और कैसे तो आज की रात गुजरेगी? अजी आज तो हमारी सुहागरात है ना, फिर इस एक कमरे के ससुराल में हमारी सुहागरात कैसे बनेगी? उफ, ये गर्मी! आपके यहाँ तो गर्मी भी बहुत है। ये पंखा चल भी नहीं रहा, मर मर के चल रहा है। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। तुम्हारी ये नालायक पत्नी ब्लू स्टाफ पर सिर्फ हवा ही भरती रहती है या फिर कुछ खाना भी बनाती है। ये सुनने के बाद विपिन कहता है, एक कमरे के ससुराल में भले ही एक कमरा और 4 दीवारी होंगी, लेकिन मेरी जान, मेरी डार्लिंग, तुम पांचों को मैं एक उंगली भर भी दिक्कत महसूस नहीं होने दूंगा। चलो अनुराधा, जल्दी से मेरी प्यारी सी पत्नियों के लिए बढ़िया सा बिस्तर लगाओ जिस पर वो आराम कर सके। न चाहते हुए भी अनुराधा को कमरे के अंदर अपनी सौतनों के लिए बिस्तर लगाना पड़ता है, जिसके चलते विपिन अपनी पांचों पत्नियों के साथ उस बिस्तर पर आराम से पसर जाता है और अनुराधा से कहता है, अरे यार भूख तो मुझे भी लग रही है। अरे ओ, सुनती हो या नहीं? तुमने खाने के लिए कुछ बनाया है या नहीं? अगर नहीं बनाया तो फटाफट मेरे लिए खाना बनाओ और खिलाओ, बहुत जोरों से भूख लगी है। अरे खाना क्या अपने मुंह से बना दो? खाने के लिए घर में राशन ही नहीं है। तुम्हें तो मेरी सौतनों से फुर्सत मिले तभी तो घर के अंदर देखोगे ना। अनुराधा की बात सुनने के बाद विपिन दुकान से जाकर राशन का सामान लेकर आता है और अनुराधा को खाना बनाने के लिए कहता है, जिसके बाद अनुराधा खुद अपने हाथों से ब्लू स्टॉप पर खाना बनाती है और अपनी पांचों सौतनों को दे देती है। ऐसे ही धीरे धीरे रात हो जाती है, जिसके बाद विपिन की पांचों पत्नियों में आई एक कहती है, जी आप ही बताओ, अब इस कमरे में हमारा गुजारा कैसे होगा? यहाँ तो लगता है सबके सामने ही सब कुछ करना पड़ जाएगा। अरे मेरी जान, परेशान क्यों होती हो? इस कमरे के बीच में एक पर्दा लग जाएगा, जिसके बाद इस पर्दे के इस तरफ हम सभी रहेंगे और इस पर्दे के उस तरफ इस घर की बेचारी अबला नारी, जो कि मेरी पत्नी नहीं बल्कि इस घर की नौकरानी है, वो मेरी माँ के साथ रहेगी। विपिन ऐसा कहने के बाद कमरे के बीचों बीच एक पर्दा टांग देता है। देखते ही देखते रात के समय अनुराधा को अपने पति की खिलखिलाने की आवाज आने लगती है। अरे तुम पांचों ने तो मेरी रात रंगीन बना दी, इतना हंसा रही हो क्या बताऊं। अरे मेरे तो गाल भी दर्द करने लगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए इन मच्छरों का क्या होगा? इन मच्छरों ने मुझे काट काट कर लाल कर दिया है। मुझे तो लगा था सुबह तक आप मुझे लव बाइट्स दोगे, लेकिन इन मच्छरों ने कोई जगह नहीं छोड़ी। ये सारी बातें सुनने के बाद अनुराधा अपने मन ही मन सोचती है, कैसा नालायक है ये आदमी। इसने आज तक तो मुझे एक भी लव बाइट्स नहीं दी और इन्हें तो भर भर कर दे रहा है। ऐसे आदमी को तो मुझे पहले ही छोड़ देना चाहिए था। उस रात भर अनुराधा को अपने पति और उसकी 5 नई पत्नियों की हंसी ठिठोली की आवाज आती रहती है, जिसके चलते वो पूरी रात में सही से सोती ही नहीं है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है वो समय से उठ जाती है और घर की साफ सफाई में लग जाती है। तभी उसकी सौतन उससे कहती है, अरे आराम से काम कर रही हो, अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ताकि हम कुछ खा पी कर अपने ऑफिस निकल सके। और सुनो, अपने इस ब्लू स्टोव पर मेरे लिए ग्रीन टी भी बना देना, मुझे सुबह सुबह मॉर्निंग में पीने की आदत है। हाँ हाँ, तुम्हारी माँ की नौकरानी लगी हूँ ना, जो तुम्हारे सारे काम सुनूंगी। अनुराधा की आवाज सुनते ही उन पांचों के तन मन में आग लग जाती है, जिसके चलते वो पांचों एक साथ मिलकर अनुराधा को मारना पीटना शुरू कर देती है। अरे बस करो, क्यों सुबह सुबह लड़ाई झगड़ा कर रही हो? ये घर तुम सभी का है, इसमें बिल बांट कर रहो। ये मेरी किस्मत में लिखा था। शायद आप मेरे सामने मेरी 5 सौतन को ले आए और ऊपर से इस कमरे के भीतर हमें गुजारा करना पड़ रहा है। मैं इस घर में नहीं रह सकती। आप अपनी नई पत्नियों के साथ खुशी से यहाँ रहिए, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अनुराधा ऐसा कहकर अपना सामान पैक करती है, जिसके बाद वो घर छोड़कर निकल जाती है और खुदकुशी करने की सोचती है। वो सड़क पर चलते हुए एक ट्रक के सामने आने ही वाली थी कि तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और वो हड़बड़ाते हुए उठती है। उसके चेहरे पर पसीना होता है, जिसके बाद वो रोने लगती है। ये मैंने क्या किया? मैंने खुद को मार दिया। अब मैं अपने विपिन जी से कभी नहीं मिल पाऊंगी और वो तो मेरी 5 सौतनों के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे होंगे। अनुराधा के रोने की आवाज से विपिन नींद से जाग जाता है और उससे कहता है, अरे भाग्यवान, तुम नींद से जाग गई, अच्छा हुआ। चलो जाओ, मेरे लिए एक कप कॉफी बना कर ले आओ।
अनुराधा ये देखकर हैरान रह जाती है और अपने आप से कहती, ये सब एक सपना था, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। इसका मतलब मेरा पति मेरे लिए कोई सौतन नहीं लेकर आया। हे रब्बा, मेरा पति कितना अच्छा है। आज मैं इनको बढ़िया सी चाय बनाकर पिलाऊंगी। अनुराधा फौरन रसोई में जाती है और अपने पति के लिए अच्छा सा नाश्ता और प्यारी सी कॉफी बनाकर लाकर देती है। इतना प्यार पहली बार अपनी पत्नी का देखकर विपिन हैरान रह जाता है। अरे आज तो तुम इतनी खुश हो कि तुमने मेरे लिए इतना सारा लंच भी बनाया है और साथ में मेरे लिए टेस्टी कॉफी भी बनाई है। आखिर ये करिश्मा हुआ कैसे? बस मुझे एक बहुत बुरा सपना आया था। एक कमरे के सपने ने मेरी आंखें खोल कर रख दी। आज के बाद मैं हमेशा आपके साथ ऐसे ही खुश रहूंगी। उस दिन के बाद से वो अपने पति के साथ अच्छे से रहने लगती है। वहीं अपनी पत्नी का इतना अच्छा बर्ताव देखकर विपिन भी खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है।